हर मुल्क में ये कहते हैं पेट्रोल ज़्यादा हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान में हुआ है। बाइकों को शॉपर लगा के घर में रख देंगे, ये शो पीस रह जाएंगी, बस चलने के लायक नहीं रहेंगी। नाकाम हुकूमत है ये, इतनी नाकाम हो गई हुई है कि ये बच्चों का, दूसरों का, घरों का इन्होंने ख़राब कर दिया हुआ सारा कुछ सिस्टम खराब हो गया। गरीब आदमी मर रहा है, ये अमीरों का बढ़ाएं, सारे उनको करें, गरीब आदमी को इलाज ना करें, जाति ना करें, जंग लग जाए, मर जाए सारे। बनेंगे ना, अमीर करी जा रहे हैं, गरीबों को गरीब करी जा रहे हैं। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है। मेरा मतलब है, साल 2021 में जो दो देश एक दूसरे की रणनीतिक जीत का जश्न मना रहे थे, जो मिठाइयां बांट रहे थे, हाँ, वो उस समय एक दूसरे को अपना सबसे मजबूत सहयोगी मान रहे थे। बिल्कुल। और ठीक 5 साल बाद वही दोनों एक दूसरे पर लड़ाकू विमानों और ड्रोन से बम बरसा रहे हैं। और इसका नतीजा देखिए, आधी दुनिया में तेल की किल्लत हो गई और एक पूरा दक्षिण एशियाई क्षेत्र लगभग दिवालिया होने के कगार पर आ गया। सही कहा आपने। जब हम किसी बड़ी इमारत की नींव के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि वो बहुत मजबूत होगी। अगर कोई एक ईंट खिसक भी जाए तो ऐसा लगता है कि पूरी इमारत नहीं गिरेगी। लेकिन जमीनी हकीकत हमेशा इतनी सीधी नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं होती। और आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं वो यही दिखाती है। हम देखेंगे कि जब इमारत में एक साथ कई दरारें आती हैं तो कैसे पूरा का पूरा शहर जमींदोज हो सकता है। आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है साल 2026 की पहली तिमाही। एक डेटा की गहराइयों में जाने वाले हैं। बिल्कुल, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब आखिर क्यों हुआ। मतलब कैसे एक स्थानीय सीमा का विवाद हजारों किलोमीटर दूर समुद्र में चल रहे एक बड़े सप्लाई चेन संकट के साथ जुड़ गया, और कैसे इसने किसी भी देश के लिए तबाही का सबसे खौफनाक मंजर तैयार कर दिया। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता वापस आई थी तो इस्लामाबाद में इसे एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट या रणनीतिक साझेदारी के तौर पर देखा जा रहा था। हाँ, क्योंकि दशकों से पाकिस्तान की कूटनीति स्ट्रैटेजिक डेप्थ की अवधारणा पर ही तो टिकी थी। बिल्कुल। यानी अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार का होना जो पश्चिमी सीमा पर उनके लिए एक ढाल का काम करे। लेकिन 2026 आते आते ये पूरी की पूरी दोस्ती एक खुली और हिंसक जंग में बदल गई। मैं सोचता हूँ कि आखिर ये स्ट्रैटेजिक डेप्थ का सपना इतनी जल्दी कैसे टूट गया। देखिए, इस दरार की सबसे बड़ी वजह है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे हम आम तौर पर टीटीपी के नाम से जानते हैं। घटनाक्रम की शुरुआत असल में इस्लामाबाद में टीटीपी द्वारा किए गए एक बेहद भयानक आत्मघाती हमले से होती है। और इस हमले के ठीक बाद पाकिस्तान ने सीधे तौर पर अफगान तालिबान पर आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि वे टीटीपी के लड़ाकों को अपनी जमीन पर सुरक्षित पनाह दे रहे हैं और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया करा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। तालिबान ने तो इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उनका तर्क ये था कि ये पाकिस्तान की अपनी आंतरिक सुरक्षा की विफलता है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो जब बातचीत से बात नहीं बनी तो क्या पाकिस्तान ने तुरंत ही सैन्य रास्ता अपना लिया था? नहीं, शुरुआत में सीधे युद्ध नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने पहले हाइब्रिड कॉशन की रणनीति अपनाई। मतलब बिना युद्ध की घोषणा किए दबाव बनाना। बिल्कुल, कूटनीतिक और आर्थिक दबाव बनाना। उन्होंने सीमाओं पर सख्ती कर दी, व्यापारिक मार्ग रोक दिए और छोटे मोटे छिटपुट हमले किए ताकि काबुल घुटनों पर आ जाए। लेकिन ये दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। हाँ, क्योंकि डेटा भी तो यही बताता है। सही कहा। आंकड़े बताते हैं कि इस दबाव के बावजूद साल 2025 में पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमलों में 34% की भारी वृद्धि देखी गई। और मुझे लगता है कि यही वो बिंदु था जहां पाकिस्तान के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। डेटा के अनुसार 26 और 27 फरवरी 2026 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। और ये कोई आम सीमा विवाद बिल्कुल नहीं था। एकदम नहीं। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने सीधी अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। उन्होंने काबुल, कंधार, पख्तिया और यहां तक कि जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, पुराना बगराम एयरबेस, वहां भारी एयर स्ट्राइक कर दी। ये तो सीधे तौर पर एक संप्रभु राष्ट्र पर युद्ध की घोषणा जैसा लगता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम था। पाकिस्तान की सोच शायद ये थी कि अब तालिबान सिर्फ पहाड़ों में छिपा कोई विद्रोही गुट नहीं है। हाँ, अब वो एक सत्ताधारी सरकार है। बिल्कुल। और जब किसी सरकार के बुनियादी ढांचों पर इस तरह के बड़े हमले होंगे तो
उनके पास बातचीत की मेज पर आने के अलावा कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। लेकिन तालिबान का पलटवार तो और भी चौंकाने वाला था। उन्होंने सिर्फ कूटनीतिक विरोध दर्ज कराने के बजाय ऑपरेशन रद्द अल जुल्म लॉन्च कर दिया। अरे हाँ, वो ड्रोन वाला मामला। बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ अपनी सीमा चौकियों से भारी गोलीबारी की, बल्कि रावलपिंडी में स्थित पाकिस्तान के मुख्य सैन्य मुख्यालय की ओर हथियारबंद ड्रोन भी भेज दिए, जो कि एक बहुत ही दुस्साहसिक कदम था। हालांकि ये सच है कि पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उन ड्रोन्स को बीच रास्ते में ही नाकाम कर दिया था। लेकिन ये सोचने वाली बात है। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई मकान मालिक अपने किराएदार को डराकर निकालने की कोशिश करे, और किराएदार घर खाली करने के बजाय उल्टा मकान मालिक के घर पर ही ड्रोन से हमला कर दे। बिल्कुल सही। ये उपमा जमीनी हकीकत को बहुत अच्छे से दर्शाती है। और अगर हम गहराई से देखें तो यहीं पर तालिबान अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल कर बैठा। देखिए, तालिबान के भीतर एक बहुत गहरा ऐतिहासिक अहंकार है। वो खुद को साम्राज्यों का कब्रिस्तान मानते हैं। हाँ, वो तो है। उन्हें लगता है कि जिस तरह उन्होंने दशकों तक लड़ के विदेशी महाशक्तियों को थका दिया, वैसे ही वे पाकिस्तान को भी थका देंगे। लेकिन वे ये भूल गए कि पाकिस्तान कोई दूर बैठा विदेशी साम्राज्य नहीं है जो अटलांटिक पार से आया हो। सही बात है। पाकिस्तान तो उनका एकदम सटा हुआ पड़ोसी है। बिल्कुल। दोनों देशों के बीच 2600 किलोमीटर लंबी सीमा साझा होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो वो नज़रअंदाज कर गए, पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है जिसके अस्तित्व से जुड़े सुरक्षा हित उसी भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हैं। लेकिन जब भी दो ताकतें इस तरह आमने सामने होती हैं तो इतिहास की एक बात हमेशा सच साबित होती है। सबसे भारी और दर्दनाक कीमत आम नागरिकों को चुकानी पड़ती है। हाँ, और ये सबसे दुखद पहलू है इस पूरी कहानी का। और जंग के मैदान से जो खबरें आती हैं वे कभी पूरी तरह से साफ नहीं होती। ये फॉग ऑफ वॉर यानी सूचनाओं का वो युद्ध है जहां सच और झूठ को अलग करना लगभग असंभव हो जाता है। बिल्कुल। दावों और प्रतिदावों की एक झड़ी लग जाती है। और इसी बीच 16 मार्च 2026 की रात एक ऐसी घटना घटी जिसने सच में पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। काबुल के कैंप फिनिक्स इलाके में स्थित उमेद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पर एक भयंकर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक हुई। ये इस पूरे संघर्ष का सबसे अंधेरा और विवादित अध्याय है। और यहां हमें दोनों पक्षों के दावों को बहुत ही बारीकी से और बिल्कुल तटस्थ होकर देखना होगा, क्योंकि दोनों की कहानियां एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाती। मुझे तो पाकिस्तान का दावा सुनकर ही बहुत अचरज हुआ था। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कहा कि ये कोई अंधाधुंध बमबारी नहीं थी। हाँ, उन्होंने इसे एक टारगेटेड ऑपरेशन बताया था। बिल्कुल। उनका कहना था कि ये एक पूरी तरह से इंटेलिजेंस आधारित सटीक हमला था। उनका दावा था कि इस अस्पताल की आड़ में, इसके नीचे आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा गोला बारूद और हथियारों का डिपो छिपाया गया था। और अपने दावे को पुख्ता करने के लिए उन्होंने एयर स्ट्राइक के बाद होने वाले सेकेंडरी धमाकों का हवाला दिया। हाँ, उनका तर्क था कि सिर्फ एक बम से इतने बड़े धमाके नहीं हो सकते जब तक कि वहां पहले से भारी मात्रा में विस्फोटक मौजूद ना हो। लेकिन देखिए, दूसरी तरफ अफगान सरकार और संयुक्त राष्ट्र के जो दावे सामने आए, वे एक बिल्कुल अलग और खौफनाक तस्वीर पेश करते हैं। वो दावे क्या थे? अफगान गृह मंत्रालय के अनुसार ये कोई सैन्य अड्डा था ही नहीं। उनका कहना है कि ये 2000 बिस्तरों वाला एक अस्पताल था जहां समाज के सबसे कमजोर लोग यानी नशा मुक्ति का इलाज करा रहे मरीज भर्ती थे। अरे बाप रे। और उनके आंकड़ों के मुताबिक इस हमले में 400 से ज्यादा मरीज मारे गए और 265 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। ये तो बहुत ही भयानक आंकड़ा है। बिल्कुल। विश्व स्वास्थ्य संगठन और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसकी अत्यंत कड़ी निंदा की। एमनेस्टी का जो सबसे बड़ा तर्क था वो सैन्य अनुपात या मिलिट्री प्रोपोर्शनैलिटी के सिद्धांत पर था। अच्छा, तो उनका तर्क क्या था? उनका कहना था कि भले ही वहां कुछ हथियार छिपे हों जिसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतने बड़े अस्पताल और सैकड़ों निर्दोष मरीजों की मौजूदगी में ऐसा हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब जंग के मैदान से इतने अलग अलग दावे आ रहे हों तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कैसे तय करता है कि सच क्या है? क्या ऐसी स्थिति में शांति की कोई गुंजाइश बचती भी है? ये तय करना बहुत मुश्किल है, खासकर तब जब जमीन पर हालात लगातार बिगड़ रहे हों। बिल्कुल। और इस लड़ाई के परिणाम जमीन पर इतने भयानक हैं। यूएनएचसीआर के जो आंकड़े हमने देखे वे तो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 1,15,000 अफगान नागरिक विस्थापित हो चुके हैं। वे रातों रात बेघर हो गए। और इसका एक और बहुत स्याह पहलू है। इस युद्ध के कारण पाकिस्तान के भीतर
दशकों से रह रहे अफगान शरणार्थियों के खिलाफ नस्ली भेदभाव और हिंसा बहुत तेजी से बढ़ने लगी। ये एक बहुत ही जटिल मानवीय त्रासदी है और अक्सर ऐसे हालात में युद्ध सिर्फ आसमान से गिराए गए बमों तक सीमित नहीं रहता। बिल्कुल नहीं। मानवीय संकट के तुरंत बाद दोनों देशों ने अपनी सीमाओं को ही एक आर्थिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ, और चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब हम सीमा बंद करने की बात करते हैं तो इसका असर कागजों से निकलकर सीधे आम आदमी की थाली तक पहुंचता है। सही कहा। तोरखम और चमन स्पिन बोल्डर क्रॉसिंग, जो दोनों देशों के बीच व्यापार की मुख्य धमनियां मानी जाती हैं, उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया। और इसका आर्थिक डेटा बहुत स्पष्ट और डरावनी तस्वीर दिखाता है। जो द्विपक्षीय व्यापार 2024 में $2.46 बिलियन का था, वो 2026 की पहली तिमाही में सिकुड़कर मात्र $1.77 बिलियन रह गया। और पाकिस्तान का निर्यात तो सीधे 56% गिर गया। 56%। और हैरानी की बात यह है कि इस नाकेबंदी का सबसे बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भुगतना पड़ा। हाँ, उनका अरबों रुपए का राजस्व डूब गया। सीमा के दोनों तरफ ट्रकों की लंबी कतारें लग गईं। लगभग 10,000 अफगान ट्रांजिट कंटेनर पाकिस्तान की सीमा के अंदर फंस गए। और यहीं पर एक तकनीकी पहलू आता है जिसे समझना जरूरी है, डेमरेज चार्ज। हाँ, ये बहुत भारी पड़ा उन पे। बिल्कुल। जब बंदरगाहों या सीमाओं पर माल से भरे कंटेनर अटक जाते हैं और तय समय पर उन्हें उठाया नहीं जाता, तो उन पर एक भारी जुर्माना लगता है। हर एक कंटेनर पर प्रतिदिन $120 से ज्यादा का डेमरेज चार्ज लग रहा था। मतलब व्यापारी रातों रात दिवालिया होने लगे। यही तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। पाकिस्तान अपने ही एक अहम प्रांत को करोड़ों का नुकसान क्यों पहुंचाएगा? क्या काबुल पर दबाव बनाने के लिए खुद के ही व्यापारियों को बर्बाद करना एक सही रणनीति हो सकती है? ये तो एक पहलू हुआ। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की स्थिति देखिए। उनका 71% निर्यात ताजे फलों और सब्जियों का होता है। और वो सारा सामान तो सीमा पर ट्रकों में ही सड़ गया होगा। बिल्कुल। और इसका सीधा असर ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की भारी किल्लत हो गई। डेटा बताता है कि पाकिस्तान के बाजारों में सिर्फ टमाटर के दाम 400% तक बढ़ गए। 400%? इसे ही अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक निर्भरता का दुष्परिणाम कहते हैं। हाँ, जब दो देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से इस हद तक जुड़ी हों, तो नाकेबंदी एक दो-धारी तलवार बन जाती है। आप एक तरफ से सीमा बंद करते हैं तो दूसरी तरफ आपका अपना ही गला घुटने लगता है। बिल्कुल। आज स्थिति ये हो गई थी कि जहां अफगानिस्तान भुखमरी का सामना कर रहा था, वहीं पाकिस्तान स्थानीय स्तर पर हाइपर इन्फ्लेशन की चपेट में आ गया। एक ऐसी स्थिति जहां वस्तुओं की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ती हैं कि आम नागरिक की खरीदने की क्षमता लगभग शून्य हो जाती है। और पता है, ये तो सिर्फ आधी कहानी है। यहाँ बात सच में बहुत गहरी और उलझी हुई हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान अपने पश्चिमी सीमा पर खून और पैसा दोनों बहा रहा था, ठीक उसी वक्त बाहरी दुनिया से, खासकर मध्य पूर्व से, एक ऐसा भू राजनीतिक झटका आया जिसने दक्षिण एशिया की रही सही कसर भी पूरी कर दी। आप फरवरी 2026 के अंत वाले उस वैश्विक घटनाक्रम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक सीधा युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा, इसने पूरी दुनिया के ऊर्जा समीकरणों को रातों रात पलट कर रख दिया। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। युद्ध के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलदमरों या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। और अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखें तो हॉर्मुज का ये संकरा समुद्री रास्ता दुनिया की ऊर्जा धड़कन है। हाँ, इसके ब्लॉक होने का सीधा सा मतलब था कि दुनिया की 15 से 20% तेल और LNG की सप्लाई अचानक एक झटके में रुक गई। और बाजार का नियम है कि जैसे ही सप्लाई रुकती है, कीमतें आसमान छूने लगती हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत छलांग लगाकर $140 प्रति बैरल के पार चली गई। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि किसी भी देश का ऊर्जा ढांचा इतना कमजोर कैसे हो सकता है। मतलब पाकिस्तान की भेद्यता इस हद तक है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों का 70 से 80% हिस्सा आयात करता है। और ये आयात लगभग पूरी तरह से खाड़ी देशों पर निर्भर है। बिल्कुल। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उनके पास संकट के समय के लिए कोई स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या आपातकालीन तेल का भंडार था ही नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि आपके घर में आग लगी हो, आप फायर ब्रिगेड को बुलाएं और जब वे पहुंचें तो पता चले कि शहर के सारे फायर इंजनों का फ्यूल ही खत्म हो चुका है। ये उपमा बिल्कुल सटीक है।
आप अचानक से एक ऐसे वैश्विक बाजार में फंस गए जहां आपको तुरंत मुंह मांगी और बेतहाशा कीमत पर तेल खरीदना पड़ रहा है, वो भी तब जब आपका खजाना पहले ही खाली हो। इसे व्यापार की दुनिया में जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन की सबसे बड़ी और विनाशकारी विफलता कहा जाता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां देश या कंपनियां पैसा बचाने के लिए स्टॉक जमा करके नहीं रखती, बल्कि जरूरत के हिसाब से माल मंगाती हैं। लेकिन जब आपके पास कोई बैकअप ना हो तो हजारों मील दूर समुद्र में हुई एक रुकावट पूरे के पूरे देश को अंधकार में धकेलने के लिए काफी होती है। और ये वैश्विक ऊर्जा संकट सीधा पाकिस्तान की आम जनता पर एक बम की तरह गिरा। 3 अप्रैल 2026 की वो तारीख कोई भूल नहीं सकता। हाँ, जिस दिन ईंधन की कीमतों में वो भयंकर इजाफा हुआ। बिल्कुल, सरकार ने कीमतें इतनी बढ़ा दी कि सड़कों से लेकर संसद तक में आग लग गई। आंकड़े देखिए, पेट्रोल की कीमत लगभग 43% बढ़ाकर 458 रुपए कर दी गई। और डीजल, जो किसी भी देश की माल ढुलाई की रीढ़ होता है, उसका क्या हुआ? वो 55% की छलांग लगाकर 520 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जब देश की जनता पहले से ही टमाटर के 400% महंगे होने से टूट चुकी थी, तो सरकार ने उसी वक्त टैक्स बढ़ाने जैसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया? विद्रोहों का अंदाजा तो उन्हें बिल्कुल था, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो सरकार के हाथ पूरी तरह बंधे हुए थे। वो कैसे? देखिए, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा नहीं हुआ था। पाकिस्तान सरकार ने खुद पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी नाम के टैक्स को बढ़ाकर 161 रुपए प्रति लीटर कर दिया था, और इसका कारण था IMF का भारी दबाव। अच्छा, वो विदेशी कर्ज वाला मामला। हाँ, पाकिस्तान पर उस समय $138 बिलियन का विदेशी कर्ज था, और सिर्फ कर्ज की किश्तें चुकाने के लिए उन्हें तुरंत $3.59 बिलियन की आवश्यकता थी। तो मतलब अगर वे ये टैक्स नहीं लगाते तो IMF अपना बेल आउट पैकेज रोक देता? बिल्कुल, और देश आधिकारिक रूप से दिवालिया हो जाता। उनके पास जनता पर बोझ डालने के अलावा कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। लेकिन इसके जो नतीजे जमीन पर दिखे, वे किसी गृह युद्ध से कम नहीं थे। जमात इस्लामी और MML जैसे संगठनों ने देशव्यापी दंगे शुरू कर दिए। और संसद में भी तो भारी बवाल हुआ था। हाँ, नेशनल असेंबली में भयंकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने 90 पॉइंट का संसदीय एजेंडा ही फाड़ दिया। दबाव इतना उग्र और भयानक था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को रातों रात एक राजनीतिक यू टर्न लेना पड़ा। उन्होंने पेट्रोल की कीमतें कम की थी ना? बिल्कुल, उन्होंने पेट्रोल पर 80 रुपए की कटौती कर दी और उसे 378 रुपए पर ले आए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डीजल को 520 रुपए पर ही छोड़ दिया गया। और उसके साथ साथ देश में आपातकालीन नियम भी लागू कर दिए गए। हाँ, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम, दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम, और लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए सार्वजनिक परिवहन को फ्री कर दिया गया। फिर भी देश में मुद्रास्फीति 9.12% पर पहुंच गई और कुल कर्ज का आंकड़ा 79.32 ट्रिलियन रुपए की डरावनी ऊंचाई को छू गया। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि डीजल को 520 रुपए पर छोड़ने का फैसला अर्थव्यवस्था के लिए कितना घातक साबित हुआ। बिल्कुल, क्योंकि डीजल सिर्फ ट्रकों में नहीं डलता। सही कहा, जब बिजली व्यवस्था चरमराई हुई हो तो कारखाने जनरेटर पर चलते हैं। डीजल की इस रिकॉर्ड कीमत ने अर्थव्यवस्था के साथ साथ बुनियादी अस्तित्व यानी भोजन और बड़े उद्योगों को भी नष्ट कर दिया। हाँ, और इसका सबसे बड़ा शिकार हुआ पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग। जो डेटा सामने आया है वो बहुत ही डरावना है। 1600 से अधिक बड़ी फैक्ट्रियां रातों रात बंद हो गई हैं। अरे बाप रे! आप ही सोचिए, जब एक टी-शर्ट बनाने की लागत 3 गुना बढ़ जाए तो अंतर्राष्ट्रीय खरीदार वियतनाम या बांग्लादेश क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल सही बात है। इससे पाकिस्तान की कुल उत्पादन क्षमता का 20% नुकसान हो गया। कृषि की बात करें तो खेती के लिए न डीजल बचा न पानी। गेहूं का 2 से 2.25 मिलियन टन का घाटा दर्ज किया गया। और इसमें एक नया भू राजनीतिक मोड़ तब आ गया जब भारत ने सिंधु जल संधि का डेटा साझा करना रोक दिया। हाँ, इससे पाकिस्तान का पानी अचानक 20% कम हो गया। वहीं दूसरी तरफ सीमा पार अफगानिस्तान की हालत तो और भी बदतर थी। खेती के लिए न पानी था न ही बाहर से खाना आ रहा था। डेटा के अनुसार 7.5 मिलियन लोग IPC फेज 3 संकट का सामना कर रहे थे। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है गंभीर खाद्य संकट, यानी ऐसी स्थिति जहां लोग अकाल और भुखमरी से सिर्फ एक कदम दूर होते हैं। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है?
एक तरफ ये दोनों देश युद्ध और रस्साकशी में अपना ही घर तोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे इस डेटा में कुछ बहुत अजीब और दिलचस्प दिख रहा है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? भारत की एंट्री की। ऐसा लग रहा है कि भारत बहुत ही खामोशी से भू राजनीति की बिसात पर शतरंज खेल रहा है। भारत, जिसकी अफगानिस्तान के साथ कोई सीधी और सत्रीय जमीनी सीमा भी नहीं लगती, वो अचानक से अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलाव है और इस पूरे परिदृश्य का असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रह गया। इसमें एक और महाशक्ति फंसी हुई है, चीन। हाँ, उनका वो सीपैक प्रोजेक्ट। बिल्कुल। चीन का $65 बिलियन का चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्ट अब सीधे खतरे में आ गया है। क्यों? क्योंकि खैबर पास अब कोई व्यापार का रास्ता नहीं रहा, वो एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र बन चुका है। सीधी सी बात है, आप बमों के साए में $65 बिलियन का हाईवे नहीं बना सकते। और इसी वजह से चीन को अपनी दशकों पुरानी नीति बदलनी पड़ी, वो हस्तक्षेप वाली नीति। हाँ, ये बदलाव अपने आप में ऐतिहासिक है। चीन की हमेशा से एक नॉन इंटरफेरेंस नीति रही है कि वो दूसरे देशों के आपसी विवादों में नहीं पड़ता, लेकिन अपने इतने बड़े निवेश को डूबता देख उन्हें मजबूर होकर अपनी ये नीति छोड़नी पड़ी। और फिर उन्होंने उरुमकी शहर में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता आयोजित की। बिल्कुल। चीन अब सिर्फ एक मूक निवेशक नहीं रहा, वो मैदान में उतरकर एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये घटनाक्रम दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक देता है। बिल्कुल देता है। ये साबित करता है कि आप कागजों पर कितने भी शानदार मेगा प्रोजेक्ट क्यों ना बना लें, अरबों डॉलर क्यों ना लगा दें, वे तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक जमीनी स्तर पर वैचारिक और क्षेत्रीय युद्ध खत्म न हो। बिना बुनियादी शांति के आर्थिक विकास की कोई भी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। एकदम सही। इस गहरे विश्लेषण से जो सबसे स्पष्ट और डरावनी तस्वीर उभर कर आती है वो ये है कि आज के इस आधुनिक दौर में कोई भी संकट अकेला नहीं आता। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। हाँ, एक स्थानीय आतंकी घटना, एक वैचारिक जिद और मीलों दूर समुद्र में हुई एक नाकेबंदी, इन सब ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने केवल 3 महीनों में पूरे दक्षिण एशिया को स्टैगफ्लेशन में धकेल दिया। स्टैगफ्लेशन यानी एक ऐसा दुष्चक्र जहां महंगाई तो आसमान छू रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था का विकास पूरी तरह ठप हो गया है और नौकरियां खत्म हो रही हैं। भुखमरी, बेरोजगारी और युद्ध की इस आग ने दिखा दिया कि आज के समय में दुनिया का हर एक कोना एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। और जब सिस्टम में इतनी कमजोरियां हों, जब देशों का बुनियादी ढांचा इतना खोखला हो, तो एक छोटी सी घटना भी एक भयानक डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकती है, जहां एक के बाद एक सारी व्यवस्थाएं ढहने लगती हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो इस विश्लेषण को एक नए मुकाम पर छोड़ता है, जो सुनने वालों के लिए सोचने का विषय है। वो क्या है? हमने शुरुआत में उस इमारत की बात की थी जिसकी नींव दरक रही है। अगर एक सीमा का विवाद और एक दूर देश का ऊर्जा संकट एक मजबूत और परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र को कुछ ही हफ्तों में घुटनों पर ला सकता है, तो भविष्य में जब दुनिया में संसाधन और भी तेजी से कम हो जाएंगे, तब राष्ट्रीय सुरक्षा का असली मतलब क्या रह जाएगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या भविष्य के युद्ध वास्तव में बंदूकों, सेनाओं और हथियारों से लड़े जाएंगे, या फिर महज एक सप्लाई चेन के टूटने भर से ही बड़े-बड़े देश हार मान लेंगे? खैर, आज के इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने और इस जटिल विषय को हमारे साथ समझने के लिए शुक्रिया।